बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो नुकसान हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा जब रेड हुआ था, छापा मार कार्रवाई हुई थी, उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि जुडिशल कमीशन जो बना है 12 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 3 सीनियर वकला की जानिब से जो जिनको आप कह सकते हैं कि लीगल माइंड है पाकिस्तान का, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जुडिशल कमीशन बैठ ही नहीं सकता। अगर ये जुडिशल कमीशन का इजलास बैठ भी गया तो फौरी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी सूरत ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक नई तरमीम नहीं आती। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उससे 48 घंटे पहले आज ये तफसीलात सामने आई हैं और बड़ा दावा सामने आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो बड़ी पेशरफ सामने आई और अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड के दायरे कार को वसी करते हुए लाइफ इंश्योरेंस को भी उस मंसूबे में शामिल करने का फ़ैसला किया है। अली-अमीन गंडापुर से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफद की मुलाकात हुई, जिसमें सेहत के शोबे में इस्लाहात, हस्पतालों में हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और डॉक्टरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत का शोबा मौजूदा सूबाई हुकूमत की चंद तरजीहाती शोबों में से है। लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मकामी सतह पर फराहम करने के लिए निचली सतह के मराकज़ से सेहत को मुस्तहकम करने पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अस्पतालों में दस्तियाब तिब्बी आलात और दीगर वसाइल के बेहतर और नतीजा खेज़ इस्तेमाल के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों को सेहत कार्ड में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम सेहत कार्ड के तहत इलाज मुआवजे के अमल में काफ़ी बेहतरी आई है। अब सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल किया जा रहा है। ये स्कीम समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक मुनफरद मनसूबा है और इस मकसद के लिए सूबाई हुकूमत अपनी इंश्योरेंस कंपनी का क़याम भी अमल में ला रही है। ये केपी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो केपी हाउस में छापा मार कार्रवाई की गई थी। अब छापा मारने वाले कौन हैं? आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में पुलिस थी, लेकिन इतनी वहाँ से चोरी हुई और इतना नुकसान हुआ जिसकी तफसीलात सामने आई हैं। केपी हाउस से मुतल्लिक नुकसानात की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक महकमा मवासलात और तामीरात की स्पेशल कमेटी की हदायत पर मुश्तरका रिपोर्ट गया, जिसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मुरम्मत पर जो नुकसान किया गया है, जो उसकी मुरम्मत की गई है, उस पर दोबारा मुरम्मत के लिए 96,93,000 रुपये खर्च होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक केपी हाउस में तोड़ फोड़ से 10 लाख रुपए मालियत के फर्नीचर का नुकसान हुआ, जबकि 15 लाख के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, कैमरों और लैपटॉप का नुकसान हुआ, जो वो उठा के साथ ले गया। मुश्तरका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि केपी हाउस से वज़ीर आला की भी कई अहम चीज़ें गायब हैं। इसके अलावा MPS और पुलिस की भी 16 लाख रुपए से ज़ायद की नकदी मौजूद नहीं है। 16 लाख रुपए से ज़ायद नकदी थी जो वहाँ से उठा ली गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 लाख रुपए नकद खैबर पख्तूनख्वा हाउस का किराया गायब है। इसके अलावा 64 लाख का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी, जिसमें अली-अमीन गंडापुर के 2 मोबाइल फ़ोन आईफोन वो भी लापता हैं। गुज़श्ता माह PTI एहतजाज के ऐलान के दौरान अली-अमीन गंडापुर केपी हाउस आए थे, जिसके बाद उनकी चढ़ाई का कहा गया था जी कि चढ़ाई कर दी गई है केपी हाउस पर, और ये सारा मामला सामने आया था। अब उसमें ये पेशरफ सामने आई है कि जी इतना बड़ा वहाँ पे 96 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है और सामान अलग से उठा के ले गए। ये मुरम्मत की बात हो रही है 96 करोड़, और जो 64 लाख असलहा और मोबाइल फ़ोन है, 16 लाख रुपए नकदी है, MPS का सामान था, कई वहाँ पर जो केपी हाउस में मेहमान ठहरे हुए थे उनका सामान था। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने हुक्म दिया था परवेज़ इलाही के हवाले से कि उनको घर छोड़ के आएँ, और फिर इस्लामाबाद पुलिस उनको लेके गई और फिर जज साहब का तबादला हो गया और ये सारा मामला। दफ़ा 3 MPO को कलअदम करार देने की दरख्वास्त थी, जिसमें फ़िलहाल मुअत्तल किया गया है और अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो होम डिपार्टमेंट है उसने बताया कि 4770 डिटेंशन ऑर्डर जारी हुए 2024 में, अब तक 4777। इसी तरीके से 2022 में 10,000 डिटेंशन ऑर्डर जारी हुए। ही फर्दर सीक्स द स्टेट ट्रायरनी कैन आल्सो बी assessed by the Act of Deputy Commissioner Lahore, who in order to avoid legal actions against him by virtue of letter number
21/9/2024 हैज़ विड्रॉन 487 डिटेंशन ऑर्डर, कि सिर्फ सितंबर के महीने में 487 डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए थे। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद सिर्फ सियासी विक्टिमाइजेशन था, नॉट ऑन मेरिट्स। अदालत कहती है कि ये जो हज़ारों डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए, ये नॉट ऑन मेरिट्स बट अंडर द हीट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, के दरख्वास्त गुजार कहते हैं जनाब वाला ये जो हज़ारों जारी हुए हैं ये कोई मेरिट के ऊपर नहीं हुए, बल्कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा कि उसकी वाज़ेह मिसाल है कि सितंबर में PTI का जो 5 अक्टूबर को जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान एहतजाज था, उससे मुतल्लिक इन्होंने 487 डिटेंशन ऑर्डर जारी की है PTI के कारकुनान के। और फिर जब मामला हाई कोर्ट ने उठाया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अदालत कहती है 10 पिटिशनर्स हैव मेड आउट अ प्राइमा फेशी केस, जो पिटिशनर है उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त मालूम होते हैं। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड क्वेश्चन ऑफ इरिपेरेबल लॉस आल्सो लीन इन देयर फेवर, कि जो अगर अब स्टे न दिया तो ये तो इरिपेरेबल लॉस होगा, ये तो कई बुनियादी इंसानी को कई शहरियों के मफलूज हो जाएंगे। कंसिक्वेंटली इन ऑर्डर टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी फर्दर ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 विद इट्स ऑल लीगल इफेक्ट्स इज सस्पेंडेड। ये जस्टिस जो हमारे अमजद रफ़ीक साहब हैं उन्होंने कहा कि जो 3 MPO है उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और 5 दिसंबर तक की तारीख देकर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब कोई 3 MPO जारी नहीं होगा पूरे पंजाब में। ये बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है और मैं समझता हूँ कि ये अदालत का एक बड़ा खूबसूरत फ़ैसला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुख्तलिफ मुकदमात में तफसीलात और खुफिया मुकदमात में गिरफ़्तारी रुकवाने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बहन नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त दायर हुई है, जिसके ऊपर कल समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमात में गिरफ़्तार ना करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान इस वक्त 9 मई और तोशा खाना केस में जेल में कैद हैं। ख़दशा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नामालूम मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अदालत इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी फराहम करे और साथ अदालत इमरान खान को किसी भी नामालूम मुकदमे में भी गिरफ़्तारी से रोकने का हुक्म जारी करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तदा की गई है और कहा गया है जी कि हर सूरत इमरान खान को, चूँकि जो अभी तक मुकदमात हैं मियाँ वाली के हैं या फैसलाबाद या गुजरांवाला के, वो PTI जो वकला से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं अभी तक इमरान खान को उनमें नामज़द नहीं किया, चूँकि अगर नामज़द करके रखा होता तो अब तक तो हर सूरत वो उसकी तफ्तीश मुकम्मल करनी थी, तो उनमें नामज़द नहीं कर रखा। और वो जो बार बार रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई हैं उनमें वो शामिल नहीं है। इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की है कि अब ये खुफिया हो गया ना कि आपने रखे हुए हैं मुकदमात, जब वो उन मुकदमात से बरी होंगे या रिलीज़ होंगे तो आप नए मुकदमात में गिरफ़्तारी डालेंगे। तो इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये इंतहाई अहमियत की हामिल दरख्वास्त है। और कल इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत होगी उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी पेशरफ सामने आई है। अच्छा, पहले उस पेशरफ से पहले मैं आपको बता दूं, जुडिशल कमीशन के हवाले से हसनात मलिक साहब की आज एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी एक्सप्रेस ट्राइब्यून में। वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में वफाकी हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी का मामूली फ़ायदा हासिल है। पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। असल चैलेंज ये है कि क्या 4 अदालती अरकान की एक राय होगी या हुकूमत उन्हें तकसीम करने में कामयाब रहेगी। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि हुकूमत को चीफ जस्टिस आफरीदी को आइनी बेंचों के सीनियर जज के तौर पर नामज़द करने में कोई मसला नहीं होगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए तो उनको एतराज़ नहीं होगा हुकूमत को। ये हसनात मलिक कहते हैं कि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने। अच्छा, अब दिलचस्प बात पता है क्या है, 12 लोग हैं। 12 में से अगर अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आता है कि जी वो आइनी अदालतों के सरबराह होंगे, पहले नाम देंगे फिर वोटिंग होगी ना। अब उस वोटिंग में किसी सूरत भी जो वो जज साहब हैं वो तो नहीं हिस्सा ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। जब वो नहीं हिस्सा ले सकते तो फिर 11 बंदे बैठ के डिसाइड करेंगे। तो वो कैसे डिसाइड होगा, चूँकि आइन के अंदर जो लैंग्वेज है वो तो लिखी हुई है 13, अब उसको अदालतें तो तब्दील कर नहीं सकती, चूँकि अभी आर्टिकल 63A के हवाले से जजमेंट आई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख नहीं सकते। अच्छा, वो कहते हैं जी कि हसनात मलिक कहते हैं कि सीनियर वकला का ख्याल है कि आइनी बेंच
5 या 7 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि यह बात वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट अदलिया के सख्त मुखालिफ हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में कमज़ोर हो चुकी है। अदलिया मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुल्क के बेहतरीन कानूनी जहन हैं। मौजूदा हालात में उन्हें मुतनाज़ा आइनी मामलात के फ़ैसलों से ग्रेज़ करना चाहिए और वक्ती तौर पर उनको आम आदमी के केसेस और कवानीन बेहतर बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वो कहते हैं, दावा करते हैं कि कुछ कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि इन मुअज़्ज़ज़ जजेस को अलग होना चाहिए। अब आइन कहता है जी कि 13 जजेस पर 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा जुडिशल कमीशन, जिसमें 12 ये जो पहले अपॉइंट हो चुके हैं और एक सीनियर जो हेड होगा आइनी बेंच का। अब जब आइनी बेंच या तो ये लिखते कि जी पहला इजलास आइनी बेंच बनाने के लिए 12 पे मुश्तमिल होगा और उसके बाद 13 होंगे, ये तो आइन में लिखा नहीं है जो अभी तरमीम की हैं। 3 साद रसूल सीनियर एडवोकेट हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जिसके नाम के ऊपर कोई शक नहीं है, और फिर पीटीआई के जो अबू ज़र सलमान न्याजी हैं। तीनों की मैं राय आपके सामने, ये आज की राय है जुडिशल कमीशन के हवाले से। कहते हैं जी कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सलाहुद्दीन कहते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डज़ नॉट लीगली एग्जिस्ट, कि अभी तक वो कानूनी तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड कैन नॉट एक्ट ड्यू टू पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ 26th अमेंडमेंट। जो पुअर ड्राफ्टिंग है 26वीं यानी तरमीम की, उसकी वजह से जो जुडिशल कमीशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? टू बी कंप्लीट न्यू जुडिशल कमीशन मस्ट हैव सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, के जुडिशल कमीशन में एक जो सीनियर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह है उसका होना लाजिम है। बट दैट बेंच डज नॉट एग्जिस्ट, अभी तक वो बेंच ही नहीं है तो वो सीनियर जज कैसे उसमें शामिल होगा। इट हैज़ टू बी क्रिएटेड बाई जुडिशल कमीशन। नाउ गवर्नमेंट सेज दिस डज नॉट मैटर बिकॉज आर्टिकल 175A3 अलाउस। अब उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर 13 मेंबरान में से कोई एक मेंबर शरीक नहीं भी होता तो उससे जो भी फैसला होगा उस फैसले पे असर नहीं पड़ेगा। शरीक ना होना अलग बात है, एग्जिस्ट ही ना करना ये अलग बात है, और यही चीज़ इनके गले पड़ गई है। और यही बात साद रसूल की जानिब से जो की गई है, वो कहते हैं कि 26वीं यानी तरमीम में जो सिकम रह गए हैं उनको ठीक करने के लिए इनको 27वीं यानी तरमीम का सहारा लेना पड़ेगा। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी नहीं है, जुडिशल मेंबर्स की जबकि जुडिशल मेंबर्स की नुमाइंदगी कम है, जबकि नॉन जुडिशल मेंबर्स की जो नुमाइंदगी है वो ज़्यादा है, और नॉन जुडिशल मेंबर्स में हुकूमत की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और अपोजिशन की कम है। इस वजह से उन्होंने कहा कि चूँकि ये जुडिशल कमीशन मुकम्मल नहीं है, जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा ये बैठ नहीं सकता, ये मीटिंग नहीं कर सकता, ये कोई फैसला नहीं ले सकता, ये नामुकम्मल है। और वो कहते हैं कि ये मामला जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब उस दिन उठा देंगे, जिसकी वजह से इनका ये सारे का सारा मामला भी हो जाएगा। दूसरी तरफ अबू ज़र सलमान न्याजी कहते हैं जुडिशल कमीशन इज़ इनकम्प्लीट एंड कैन नॉट सिट, अब वो बैठ भी नहीं सकता। Text of amendment clearly lays down judicial commission must include senior most judge of the constitutional bench. This situation has arisen due to erroneous drafting or unholy haste by the government. Thus any sitting of JC will be unconstitutional. जो भी judicial commission की sitting होगी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है और मामलात दिलचस्प होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।